हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री में आधुनिक भारत चैप्टर नंबर 14 विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, अनुभव को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक लंबा होने के कारण हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। विभाजन की वजह से लाखों लोग उजड़ गए, शरणार्थी बनकर रह गए। उनको अपनी रेसा रेसा जिंदगी नए सिरे से बुननी पड़ी। यह आपको दिखाया गया है किस तरह विभाजन के बाद लोग इधर उधर जा रहे हैं। हमें पता है कि 1947 में हमारी आज़ादी से जुड़ी खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई थी। ब्रिटिश भारत के 2 संप्रभु राज्यों भारत और पाकिस्तान, जिसके पश्चिमी और पूर्वी भाग थे, में बंटवारे से कई आकस्मिक परिवर्तन आए। लाखों जाने गई, कईयों की जिंदगियां पलक झपकते बदल गई। शहर बदले, भारत बदला, एक नए देश का उदय हुआ और ऐसा जनसंहार, हिंसा एवं विस्थापन हुआ जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण न था। इस अध्याय में हम 1947 के बंटवारे का अध्ययन करेंगे। यह क्यों और कैसे हुआ और इसके चलते 1946 से 50 की काल अवधि में और 1950 के बाद भी आम लोगों के क्या दर्दनाक अनुभव रहे। अध्याय में इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि लोगों से बातचीत और साक्षात्कारों के जरिए, यानी कि मौखिक इतिहास का प्रयोग करते हुए, हम इन अनुभवों के इतिहास को कैसे रच सकते हैं। इस अध्याय में मौखिक इतिहास के फायदों और उसकी सीमाओं को दिखाया गया है। साक्षात्कारों से हम किसी समाज के अतीत के ऐसे आयामों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में दूसरी तरह के स्रोतों से हमें बहुत कम जानकारी मिल पाती है या कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। परंतु कई मामलों के बारे में हमें साक्षात्कार की पद्धति से ज़्यादा पता नहीं चलता। ऐसे पहलुओं के इतिहास को रचने के लिए हमें किसी और किस्म की सामग्री की मदद लेनी पड़ती है। अध्याय के अंत में हम इस मुद्दे पर दोबारा लौटेंगे। कैमरे की तस्वीरों से हमें उस समय की हिंसा का एहसास होता है। ये आपका हिंसा की तस्वीरों को दिखाया गया है। बंटवारे के कुछ अनुभव, यहाँ 3 घटनाएं दी जा रही है जिनका बयान उन दुखद दिनों से गुजरे लोगों ने 1993 में एक शोधकर्ता के आगे किया था। बयान करने वाले पाकिस्तानी थे और शोधकर्ता भारतीय। शोधकर्ता का उद्देश्य यह समझाना था कि जो लोग पीढ़ियों से कमोबेश मेल मिलाप से रहते आए थे, उन्होंने 1947 में एक दूसरे पर इतना ज़बरदस्त कहर कैसे ढाया। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूँ। शोधकर्ता की रिपोर्ट इस प्रकार है। मैं 1992 की सर्दियों में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के इतिहास विभाग के पुस्तकालय में जाया करता था। वहाँ अब्दुल लतीफ़ नामक एक धर्मनिष्ठ अधेड़ सज्जन मेरी बहुत मदद किया करते थे। जितना उनके लिए करना जरूरी था, उससे भी आगे जाकर वे मुझे आवश्यक सामग्री मुहैया करा देते थे और मेरी अनुरोध की हुई फोटोकॉपियाँ अगली सुबह मेरे पहुंचने के पहले ही बड़े कायदे से तैयार रखते थे। मेरे काम के प्रति उनका रवैया मुझे इतना अनोखा लगता था कि एक दिन मैं अपने को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, लतीफ़ साहब, आप ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर मेरी इतना मदद क्यों करते हैं। अपनी घड़ी पर नज़र डालकर उन्होंने लपक कर अपनी नमाजी टोपी उठाई और कहा, अभी तो मुझे तुरंत नमाज के लिए जाना है, पर लौटकर मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। आधे घंटे बाद अपने दफ्तर में लौटते ही उन्होंने बात आगे बढ़ाई। हाँ, आपका सवाल। मेरा मतलब है, मेरे वालिद जम्मू से थे। जम्मू ज़िले के एक छोटे से गांव के बासिंदे। इस गांव में हिंदुओं का दबदबा था और अगस्त 1947 में इन इलाके के हिंदू गुंडों ने गांव की तमाम मुसलमान आबादी को मार डाला। एक रोज़ तीसरे पहर जब हिंदुओं की भीड़ का पागलपन अपनी हदें पार कर रहा था तो मेरे अब्बा को पता चला कि गांव में शायद वे एकमात्र मुस्लिम नौजवान हैं जो जिंदा बचे हैं। अपने पूरे ख़ानदान को वे पहले ही इस कत्ले-आम में खो चुके थे और अब भागने के रास्ते ढूंढ रहे थे। उन्हें एक दयालु बुजुर्ग हिंदू पड़ोसन का ख्याल आया। उन्होंने उनसे
अपने घर में पनाह देने की प्रार्थना की। वे अब्बा की मदद को राजी तो हुई, मगर बोली, बेटा अगर तुम यहाँ छिपते हो तो वे लोग हम दोनों को ही धर लेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम मेरे पीछे पीछे वहाँ चलाओ जहाँ उन लोगों ने मुर्दों के ढेर लगा रखे हैं। तुम वहाँ मुर्दों जैसे बनकर लेट जाना और मैं तुम पर कुछ लाशें डाल दूंगी। बेटा सारी रात मुर्दों के बीच ऐसे ही लेटे रहना और सुबह पाँव फटते ही जी जान से सियालकोट की तरफ दौड़ जाना। मेरे अब्बा यह सुझाव मान गए। फिर वे दोनों वहाँ गए जहाँ लाशें पड़ी थी। अब्बा चुपचाप जमीन पर लेट गए और बूढ़ी माई ने उन पर कई लाशें डाल दी। कई घंटे भर बाद हथियारबंद हिंदू दंगाइयों का एक जत्था वहाँ आ धमका। उनमें से एक चिल्लाया, किसी में कुछ जान बची है? और दूसरे लोग अपनी अनपढ़ लाठियों और बंदूकों से उस ढेर में जिंदगी के आसार तलाशने लगे। कोई चिल्लाया, अरे उस लाश की कलाई पर घड़ी है। उसने राइफल का कुंदा जोर से अब्बा की उंगलियों पर दे मारा। अब्बा जी बताया करते थे कि घड़ी वाली कलाई की फैली हथेली को बिल्कुल बिना हिलाए रखना उनके लिए कितना मुश्किल था। किसी तरह कुछ सेकेंड तक वे ऐसा करने में कामयाब रहे। तभी दंगाइयों में से कोई बोला, अरे एक घड़ी ही तो है, चलो चलो, यहाँ से अंधेरा होने लगा है। अब्बा जी की तकदीर थी कि वे चले गए और मेरे अब्बा पूरे रात उस मरकट के माहौल में लेटे रहे। सुबह की उजास होते ही सचमुच अपनी जान लेकर ही भागे। सियालकोट पहुंचने तक वे रुके ही नहीं। मैं आपकी मदद इसलिए करता हूं कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा की मदद की थी। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूँ। मैंने कहा, मगर मैं तो हिंदू नहीं, सिख खानदान से या हद से हद एक जुले हिंदू सिख खानदान से हूँ। मैं ठीक ठाक नहीं जानता कि आपका मजहब क्या है। आप केस भी नहीं रखते और मुसलमान भी नहीं है, सो मेरे लिए तो आप हिंदू ही हैं। और मैं जो थोड़ा बहुत आपके लिए करता हूँ वह इसलिए कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा को बचाया था। बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। शोधकर्ता का दूसरा किस्सा लाहौर के एक यूथ हॉस्टल के मैनेजर के बारे में है। मैं जगह की तलाश में हॉस्टल गया था। वहाँ मैंने तुरंत अपनी नागरिकता की घोषणा कर दी थी। मैनेजर ने कहा, आप हिंदुस्तानी हैं, इसलिए आपको मैं कमरा नहीं दे सकता, मगर आपको चाय पिला सकता हूँ और एक किस्सा सुना सकता हूँ। इतने ललचाने वाले प्रस्ताव पर मैं नहीं कैसे कह सकता था। मैनेजर ने शुरू किया। 50 के दशक के शुरुआती हिस्से में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं वहाँ पाकिस्तानी दूतावास में क्लर्क था। मेरे एक लाहौरी दोस्त ने मुझे एक रुक्का छोटी चिट्ठी दिया था जो कभी उसके पड़ोसी रहे एक व्यक्ति को देना था। रुक्का हो जाएगा आपका छोटी चिट्ठी। वह व्यक्ति आजकल दिल्ली में पहाड़गंज में रह रहा था। एक दिन मैं अपनी साइकिल लेकर पहाड़गंज को चल पड़ा। जैसे ही मैंने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास वाले कैथीड्रल बड़ा गिरजाघर को पार किया, मुझे एक सिख साइकिल पर जाता दिखाई दिया। उसे रोककर मैंने पंजाबी में पूछा, सरदार जी पहाड़गंज का रास्ता किधर है? उन्होंने पूछा, तुम शरणार्थी हो? नहीं, मैं लाहौर से आया हूँ, मैं इकबाल अहमद हूँ। इकबाल अहमद लाहौर से। रुको वह रुको की आवाज़ मुझे बेरहम हुक्म जैसी सुनाई दी और मैंने सोचा कि अब तो मैं गया, यह सिख मुझे ख़त्म ही कर देगा। पर और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं रुक गया। वह भारी भरकम सिख दौड़ता आया और उसने मुझे कसकर भींच लिया। भीगी आंखों से उसने कहा, बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। मैं मिलने को तरस रहा था, पर यहाँ पंजाबी बोलने वाले मुसलमान मिलते ही नहीं।
1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने अपने वतन से उजड़ गए और दूसरी जगहों पर जाने के मजबूर हो गए। ये दिखाया गया आपका चित्र। ना नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। शोधकर्ता की तीसरी घटना इस प्रकार है। मुझे अभी भी 1992 में लाहौर में मिले एक आदमी की बहुत अच्छी तरह याद है। वह गलती से मुझे विदेश में पढ़ने वाला पाकिस्तानी समझ बैठा। जाने किस वजह से वह मुझे पसंद करने लगा था। वह मुझसे अनुरोध कर रहा था कि पढ़ाई पूरी करके मैं कौम की खिदमत करने के लिए वापस लौट आऊं। मैंने कहा कि मैं लौटूंगा, लेकिन बातचीत के दौर में मैंने जब बताया कि मैं भारत का नागरिक हूं तो एकदम उसका लहजा बदल गया और अपने आप को भरसक रोकते रोकते भी उसके मुंह से निकल गया, ओ हिंदुस्तानी। मैं समझा था आप पाकिस्तानी हैं। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि मैं अपने आप को दक्षिण एशियाई मानता हूं, पर वह अड़ा रहा। ना नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। तुम्हारे लोगों ने 1947 में मेरा पूरा गांव साफ कर दिया था। हम कट्टर दुश्मन हैं और हमेशा रहेंगे। ऐतिहासिक मोड़, बंटवारा या महाध्वंस, होलोकॉस्ट। अभी जो संस्मरण पेश किए गए हैं उनसे बंटवारे के दौरान हुई चौतरफा हिंसा का पता चलता है। कई लाख लोग मारे गए, न जाने कितनी औरतें का बलात्कार और अपहरण हुआ, करोड़ों उजड़ गए, रातों रात अजनबी जमीन पर रिफ्यूजी शरणार्थी बनकर रह गए। इंसानी नुकसान का कोई सटीक हिसाब लगाना नामुमकिन था। काबिल और जानकार विद्वानों ने अनुमानों में भी मरने वालों की संख्या 2 लाख से 5 लाख तक रही है। शायद यह अनुमान सही है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई सरहद के इस पार या उस पार जाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने इस छाया सीमा शैडो लाइंस दोनों नए राज्यों के बीच सरहद औपचारिक आज़ादी के 2 दिन बाद तक भी अधिकृत रूप से तय नहीं थी, से ठोकर खाई वे बेघर हो गए। पलक झपकते उनके माल असबाब हाथ से जाते रहे। दोस्त रिश्तेदार बिछड़ गए। वे अपनी जड़ों, मकानों, खेतों और कारोबार से महरूम हो गए। बचपन की यादें उनसे छीन ली गई। अपनी स्थानीय व क्षेत्रीय संस्कृतियों से वंचित ये लोग दोबारा तिनकों से अपनी ज़िंदगी खड़ी करने के लिए मजबूर हो गए। बैलगाड़ियों पर अपने परिवारों और सामान के साथ 1947, ये आपको दिखाया गया है। बैलगाड़ी। क्या यह महज एक विभाजन, एक कमोबेश व्यवस्थित संवैधानिक फैसला, आपसी रजामंदी के आधार पर इलाके और संपत्तियों का सामान्य बंटवारा भर था, या इसे 16 माह का गृह युद्ध कहा जाए, क्योंकि पाले के दोनों तरफ पूरी की पूरी आबादियों का दुश्मनों की तरह सफाया कर देने के लिए सुनियोजित कोशिशें की जा रही थी और इसके लिए संगठित गिरोह कमर कसे खड़े थे। जिंदा बच जाने वाले 1947 को अक्सर कई दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं। मार्शल लॉ, सैनिक शासन। मारामारी और रौला या हुल्लड़। विभाजन के दौरान हुई हत्याओं, बलात्कार, आगजनी और लूटपाट की बात करते हुए समकालीन प्रेक्षकों और विद्वानों ने कई बार महाध्वंस, होलोकॉस्ट शब्द का उल्लेख किया है। जाहिर है वे इस सामूहिक जनसंहार की भयानकता को रेखांकित करना चाहते हैं। बहरहाल क्या ये संज्ञा और शब्द सही है? होलोकॉस्ट जर्मनी के द्वारा यहूदियों को दर्दनाक मौत देना, उसी को होलोकॉस्ट कहेंगे। आपने कक्षा 9 में नाज़ी शासन के दौरान हुए जर्मन होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा। एक लिहाज से देखें तो सन 47 में भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ घटा उसकी भीषणता को होलोकॉस्ट शब्द से ही समझा जा सकता है। यह हादसा इतना जघन्य है कि विभाजन, बंटवारे या तकसीम जैसे शब्दों से उसके सारे पहलू सामने नहीं आते।
इससे यह भी समझने में मदद मिलती है कि यूरोपीय होलोकॉस्ट की तरह हमारे समकालीन सरोकारों में भी विभाजन का इतना ज़्यादा जिक्र क्यों आता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई फ़र्क नहीं था, या अगर था तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। 1947-48 में भारतीय उपमहाद्वीप में सफाई की कोई सरकारी मुहिम नहीं चली, जबकि नाज़ी जर्मनी में यही हो रहा था। वहाँ लोगों को मारने के लिए नियंत्रण और संगठन की तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। भारत विभाजन के वक्त जो नस्ली सफाया हुआ वह सरकारी निकायों की नहीं बल्कि धार्मिक समुदायों के स्वयंभू प्रतिनिधियों की कारगुजारी थी। रूढ़ी छवियों की ताकत। भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले और पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले दोनों ही बंटवारे की उपज है। कई बार गलतफहमी में लोग यह मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमानों की वफादारी पाकिस्तान के साथ है। उनकी कथित गैर भारतीय अखिल इस्लामी निष्ठा की इस धारणा के साथ कई और भी आपत्तिजनक विचार जुड़े होते हैं। मसलन कई लोगों को लगता है कि मुसलमान क्रूर होते हैं, कट्टर होते हैं, गंदे होते हैं और हमलावरों के वंशज है, जैसे कि हमलावर वंशज बाबर और औरंगजेब। जबकि हिंदू दयालु, उदार, शुद्ध और जिन पर हमला किया गया उनके वंशज है। पत्रकार R.M. मर्फी ने अपने अध्ययन में दिखाया है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की रूढ़ी छवियों की कमी नहीं है। उनका कहना है कि कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान निष्पक्ष, बहादुर, एकेश्वरवादी, एक ईश्वर की पूजा करने वाले और मांसाहारी होते हैं, जबकि हिंदू काले, कायर, बहु-ईश्वरवादी, शाकाहारी होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ छवियां विभाजन से पहले ही की है, लेकिन 1947 की घटनाओं से उन्हें और बल मिला। इतिहासकार इन धारणाओं में मौजूद गलतफहमियों की बार बार आलोचना करते रहे हैं, लेकिन दोनों ही देशों में घृणा के ये स्वर शांत होने का नाम नहीं लेते। विभाजन ने ऐसी स्मृतियाँ, घृणाएं, छवियाँ और पहचानें रच दी हैं कि वे आज भी सरहद के दोनों तरफ लोगों के इतिहास को तय करती चली जा रही है। ये नफरतें सामुदायिक टकरावों में साफ झलकती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक टकरावों ने इन पिछली स्मृतियों को जिंदा रखने का काम किया है। बंटवारे के दौरान हुई हिंसा की कहानियों को सांप्रदायिक समूह विभिन्न समुदायों के आपसी फासले को और गहरा करने के लिए बार बार दोहराते हैं। वे लोगों के जहन में संशय और अविश्वास पैदा करते हैं, सांप्रदायिक रूढ़ छवियों को मजबूत करते हैं, इस निराधार सोच को हवा देते हैं कि हिंदू, सिख, मुसलमान, इन समुदायों के बीच सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और उनके हित एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। पाकिस्तान और भारत के संबंध बंटवारे की इस विरासत से गहरे तौर पर तय होते रहे हैं। उन प्रलयकारी क्षणों की परस्पर विरोधी स्मृतियों से दोनों तरफ विभिन्न समुदायों के बारे में प्रचलित धारणाओं को बल मिल रहा है। लोग वही सामान अपने साथ लेकर चले जिसे उठाकर ले जा सकते हैं। उजड़ने में लोगों को गहरे नुकसान का एहसास हुआ है। जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे, उन स्थानों से उनका विच्छेद हो गया। सामान को दिखाया जा रहा है। विभाजन क्यों और कैसे हुआ? एक लंबे इतिहास का अंतिम चरण। कुछ इतिहासकार, भारतीय भी और पाकिस्तानी भी यह मानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की यह समझ कि औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र थे मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू की जा सकती है। यह इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि 1947 की घटनाएं मध्य और आधुनिक युगों में हुए हिंदू मुस्लिम झगड़ों के लंबे इतिहास से बारीकी से जुड़ी हुई है। लेकिन यह तर्क इस बात को अनदेखा कर जाता है कि इन समुदायों में झगड़ों का इतिहास मेल जोल के लंबे इतिहास के साथ साथ चला है। फिर यह भी महत्वपूर्ण है कि हिंदू मुसलमानों में कई तरह के सांस्कृतिक
आदान प्रदान रहे हैं। जो लोग दक्षिण एशिया में हिंदू मुस्लिम झगड़ों की निरंतरता की बात करते हैं, यह नहीं देखते हैं कि लोगों की मानसिकता पर बदलती परिस्थितियों का असर होता है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि देश का बंटवारा एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई। उनका तर्क है कि अंग्रेजों द्वारा 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्रों, जिनका 1919 में विस्तार किया गया, का सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह आपका इम्पोर्टेंट है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत आपका पृथक चुनाव मुसलमानों के लिए, उस समय आपका मिंटो भारत का गवर्नर जनरल था और मार्ले भारत का सचिव था। ये इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। पृथक चुनाव क्षेत्रों की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों को लालच रहता था कि वह सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करें और अपने धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों को नाजायज फायदे पहुंचाएं। इस तरह से उभरती हुई आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक अस्मिताओं का क्रियाशील प्रयोग होने लगा। चुनावी राजनीति इन अस्मिताओं को ज़्यादा गहरा और पक्का बनाने लगी। अब सामुदायिक अस्मिताओं से जुड़े अभिप्राय केवल विश्वास और अकायद आस्था के फर्कों पर केंद्रित नहीं थे। अब अक्सर धार्मिक अस्मिताएं समुदायों के बीच हो रहे विरोधों से जुड़ गई। हालांकि भारतीय राजनीति पर पृथक चुनाव क्षेत्रों का अच्छा खासा असर पड़ा। हमें इनके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए और न ही हमें यह मानना चाहिए कि बंटवारा पृथक चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष देन है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सांप्रदायिक अस्मिताएं कई अन्य कारणों से भी ज़्यादा पक्की हुई है। 1920 और 1930 के दशकों में कई घटनाओं की वजह से तनाव उभरे। मुसलमानों को मस्जिद के सामने संगीत, गोरक्षा आंदोलन और आर्य समाज की शुद्धि की कोशिशें, यानी कि नव मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाना, जैसे मुद्दों पर गुस्सा आया। दूसरी ओर हिंदू 1923 के बाद तबलीग प्रचार और तंजीब संगठन के विस्तार से उत्तेजित हुए। आर्य समाज, ये पूछा जाता है। 19वीं सदी के आखिरी दशकों और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी का यह उत्तर भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन खासतौर पर पंजाब में सक्रिय था। आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? 1875 में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती। ये पूछा जाता है। जैसे जैसे मध्यवर्गीय प्रचारक और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने अपने समुदायों में लोगों को दूसरे समुदायों के खिलाफ लामबंद करते हुए ज़्यादा एकजुटता बनाने लगे, देश के विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए। प्रत्येक सांप्रदायिक दंगे से समुदायों के बीच फर्क गहरे होते गए और हिंसा की परेशान करने वाली स्मृतियां भी निर्मित होती गई। फिर भी ऐसा कहना सही नहीं होगा कि बंटवारा केवल सीधे सीधे बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनावों की वजह से हुआ। गर्म हवा फिल्म के नायक ने ठीक ही कहा, सांप्रदायिक कलह तो सन 1947 से पहले भी होती थी, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोगों के घर कभी नहीं उजड़े। पहले की सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन में गुणात्मक फर्क है और बंटवारे को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज के आखिरी दशक की घटनाओं को बारीकी से देखना होगा। मस्जिद के सामने संगीत, किसी धार्मिक जुलूस के द्वारा नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर संगीत के बजाए जाने से हिंदू मुस्लिम हिंसा हो सकती थी। रूढ़िवादी मुसलमान इसे अपनी नमाज या इबादत
में खलन मानते थे। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है? हमारी अस्मिता के कई पहलू होते हैं। आप बालक हैं या बालिका, आप युवा भी हैं, आप किसी गांव, शहर, जिला अथवा प्रांत के निवासी हैं और आप कुछ विशेष भाषाएं बोलते हैं। आप भारतीय हैं, परंतु आप विश्व नागरिक भी हैं। परिवारों की आय में फर्क होते हैं, इसलिए हम सभी किसी न किसी सामाजिक वर्ग के सदस्य हैं। हम में से अधिकांश का कोई न कोई धर्म है और हमारी ज़िंदगी में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दूसरे शब्दों में, हमारी अस्मिताओं के कई अभिलक्षण हैं, यानी कि वे जटिल होते हैं। कुछ विशेष संदर्भों में लोग अपनी जटिल अस्मिताओं के कुछ चुने हुए पहलुओं जैसे धर्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान बैठते हैं, लेकिन इसे सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता। सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। ऐसी राजनीतिक धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों की कोशिश रहती है कि धार्मिक पहचान को मजबूत बनाया जाए। वे इसे एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करते हैं, मानो लोग ऐसी पहचान लेकर पैदा हुए हो, मानो अस्मिताएं इतिहास और समय के दौर से गुजरते हुए बदलती नहीं है। सांप्रदायिकता किसी भी समुदाय में एकता पैदा करने के लिए आंतरिक फर्कों को दबाती है, उस समुदाय की एकता पर जोर देती है और उस समुदाय को किसी न किसी अन्य समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता किसी चिन्ह गैर के खिलाफ घृणा की राजनीति को पोषित करती है। मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं और गैर बताकर उनका विरोध करती है और ऐसे ही हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों को गैर समझकर उनके खिलाफ डटी रहती है। इस पारस्परिक घृणा से हिंसा की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। इसका अर्थ है कि सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है जो धार्मिक समुदायों में झगड़े पैदा करवाने की कोशिश करता है। किसी भी बहुधार्मिक देश में धार्मिक राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ भी सांप्रदायिकता के करीब करीब हो सकता है। ऐसे देश में अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय को राष्ट्र मानता है तो वह विरोध और झगड़ों के बीज बो रहा है। 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था। इन चुनावों में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 में अपनी सरकारें बनाए। पूर्ण बहुमत हो गया आपका 5 और सरकार बनाया कांग्रेसों ने 7 में। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई। उसे इस चुनाव में संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4.4% हिस्सा मिल पाया। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में उसे एक सीट भी नहीं मिला। पंजाब की 84 आरक्षित सीटों में उसे सिर्फ 2 प्राप्त हुई और सिंध में 33 में से 3 प्राप्त हुई। आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 5 में आपका पूर्ण बहुमत, 5 में आपका पूर्ण बहुमत कौन कौन सा हो गया? मद्रास हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रांत हो गया और संयुक्त प्रांत हो गया और उड़ीसा हो गया। और 2 प्रांत हो गया आपका मिला जुला सरकार, पंजाब और सिंध में गठबंधन हो गया। इंपॉर्टेंट है। संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु यहाँ कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत था, इसलिए उसने लीग की इस मांग को ठुकरा दिया। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इससे लीग के मुस्लिम लीग के सदस्यों के दिलों में यह बात घर कर गई कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में
सत्ता नहीं आ पाएगी क्योंकि वे अल्पसंख्यक है। ऐसे समझ के पीछे लीग की यह मान्यता थी कि मुस्लिम हितों की प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू दल है। परंतु जिन्ना की जिद की मुस्लिम लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए उस समय बहुत कम लोगों को मंजूर थी। लीग संयुक्त प्रांत बम्बई और मद्रास में लोकप्रिय था। संयुक्त प्रांत बम्बई और मद्रास में, परंतु अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में काफ़ी कमज़ोर था और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं पंजाब में न के बराबर था। सिंध में भी लीग सरकार नहीं बना पाई और केवल 10 साल बाद ही इन सभी प्रांतों से पाकिस्तान बनाया गया। इसलिए इस काल से मुस्लिम लीग ने सामाजिक समर्थन की अपनी कोशिशें दोहरी कर दी। कांग्रेस मंत्रालयों ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया। संयुक्त प्रांत में पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के बारे में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती प्रतीत होती थी। जमींदारी प्रथा को समर्थन करता था किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। जबकि कांग्रेस उसको खत्म करना चाहती थी। यद्यपि कांग्रेस ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। न ही कांग्रेस को अपने मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम में कोई खास सफलता मिल पाई थी। इस प्रकार कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और रेडिकल बयानों से रूढ़िवादी मुसलमान और मुसलमान भूस्वामी तो चिंता में पड़ ही गए। कांग्रेस मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, 30 के दशक के आखिरी सालों में कांग्रेस के बड़े नेता धर्मनिरपेक्षता पर पहले से भी ज़्यादा जोर देने लगे थे, मगर कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक या कांग्रेस के मंत्री भी इन विचारों पर पूरी तरह सहमत नहीं थे। हिंदू महासभा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोबेश उत्तर भारत का एक सीमित रही। यह पार्टी हिंदुओं के बीच जाति एवं संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी। हिंदू महासभा हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास करती थी। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? यह आपका मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। और गांधी जी इनको महामना की उपाधि दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1916 में। इनका एक बुक है, 2 बुक है, ये फेमस है, ये पूछा जाता है। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा द लीडर और हिंदुस्तान टाइम्स। मौलाना आज़ाद ने 1937 में यह सवाल उठाया था कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जाता है। उनके मुताबिक कम से कम मध्य प्रांत, वर्तमान मध्य प्रदेश में यही स्थिति थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर यह ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। प्रसंगवश वह वही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्र स्वयं सेवक संघ RSS की ताकत बढ़ती जा रही थी। इसकी स्थापना कब हुआ? 1925 में। 1925 में किसके द्वारा? केशव हेडगेवार के द्वारा। कहाँ? नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र। 30 के दशक में ही RSS नागपुर से बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत, पंजाब और देश के अन्य भागों में फैलता था। 1940 तक RSS के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यंत अनुशासित
1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता थे। उनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी। यह पार्टी 1923-47 के बीच काफ़ी ताकतवर थी। महासंघ या परिसंघ आधुनिक राजनीतिक शब्दावली में इसका अर्थ है काफ़ी हद तक स्वायत्त और संप्रभु राज्यों का संघ, जिसकी केंद्र सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होती थी। पाकिस्तान का प्रस्ताव। पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। कहाँ से? लाहौर से। लाहौर। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जिन्ना के द्वारा। इस स्पष्ट से प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, बल्कि इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यहाँ मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में खालिस मुस्लिम राज कायम होने वाला है तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। उन्हें संघीय इकाइयों के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले ढाले संयुक्त महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को फिर दोहराया। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था, मगर उस भाषण में इकबाल एक नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। पाकिस्तान का नाम। पाकिस्तान अथवा पाक-अस्तान पंजाब, अफगान मतलब अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 और 1935 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा। रहमत अली इस नई इकाई के लिए अलग राष्ट्रीय हैसियत चाहता था। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी उसके इस विचार को केवल एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया था। यह आपका इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा दिया गया? चौधरी रहमत अली के द्वारा। और पाकिस्तान के गठन का मांग किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल। ये फ़र्क है, शब्द और गठन में फ़र्क है। विभाजन का अचानक हो जाना। पीछे हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के बारे में अपनी मांग पर मुस्लिम लीग की राय पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए सीमित स्वायत्तता की मांग से विभाजन होने के बीच बहुत ही कम समय, केवल 7 साल रहा। किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के गठन का क्या मतलब होगा और उससे भविष्य में लोगों की ज़िंदगी किस तरह तय होगी। 1947 में अपने मूल इलाके छोड़कर नई जगह जाने वालों में से बहुत को यही लगता था कि जैसे ही शांति बहाल होगी वे लौट आएंगे। शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने भी एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग खास संजीदगी से नहीं उठाई थी। शुरुआत में शायद खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच को सौदेबाजी में एक पैतरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका वे सरकार द्वारा कांग्रेस को मिलने वाले रियासतों पर रोक लगाने और मुसलमानों के लिए और रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंग्रेज़ों को स्वतंत्रता के बारे में औपचारिक वार्ताएं
कुछ समय तक टालनी पड़ी, लेकिन 1942 में शुरू हुए विशाल भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उसके अफसरों को संभावित सत्ता हस्तांतरण के बारे में भारतीय पक्षों के साथ बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। यह आपका भारत छोड़ो आंदोलन आपका 9 अगस्त 1942 मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। मुस्लिम लीग का प्रस्ताव 1940 लाहौर में मुस्लिम लीग के 1940 वाले प्रस्ताव की मांग थी कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में ज़रूरत के हिसाब से इलाकों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों जैसे जिन हिस्सों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयाँ स्वाधीन और स्वायत्त होगी। युद्धोत्तर घटनाक्रम। जब 1945 में दोबारा वार्ताएं शुरू हुई तो अंग्रेज इस बात पर सहमत हुए कि एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे सिवाय वायसराय और सशस्त्र सेनाओं के सेनापति के। उनकी राय में यह पूर्ण स्वतंत्रता की ओर शुरुआती कदम होगा। सत्ता हस्तांतरण के बारे में यह चर्चा टूट गई क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार मुस्लिम लीग के अलावा और किसी को नहीं है। वे सभा में सांप्रदायिक आधार पर वीटो की व्यवस्था भी चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम सदस्य किसी फैसले का विरोध करते हैं तो उसे कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से ही पारित किया जाना चाहिए। उस समय के राजनीतिक हालात को देखते हुए मुस्लिम लीग की पहली मांग काफ़ी आश्चर्यजनक थी क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस का समर्थन करता था। इन वार्ताओं में उसके प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मौलाना आज़ाद कर रहे थे और पश्चिमी पंजाब और यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्य भी ज़्यादातर मुसलमान थे। अंग्रेज यूनियनिस्टों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे क्योंकि पंजाब सरकार में उन्हीं का दबदबा था और वे अंग्रेज़ों के प्रति लगातार वफादार रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर। ये आपका 1945 लॉर्ड वेवल योजना, सेकेंड विश्व युद्ध 1939 से 45, इसका ही कार्यकाल था लॉर्ड वेवल का। क्रिप्स मिशन योजना कब हुआ था? मार्च 1942। इसका अध्यक्ष कौन था पूछा जाता है? स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक, हिंदी में एक डूबते हुए बैंक पर आधारित एक उत्तर दिनांकित चेक क्रिप्स मिशन को कहा था। यह आपका इम्पोर्टेंट है। और एक लिख लीजिएगा, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नवंबर 1939 में वायसराय के साथ बैठक से पहले महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपको दिखाया गया है, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों पर कांग्रेसों को एक तरफा सफलता मिली। 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में गए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी ऐसी ही बेजोड़ सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीती और मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिले। सभी प्रांतों की कुल
509 आरक्षित सीटों में से 442 मुस्लिम लीग के पास गई। इसका मतलब है कि 1946 में जाकर ही मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम मतदाताओं के बीच सबसे प्रभुत्वशाली पार्टी के रूप में स्थापित कर पाई। ये आपका पूछा जाता है। 509 में 442 सीट मिला इसको, मुस्लिम लीग को। अब जाकर वह भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी। लेकिन आपको याद होगा कि इन चुनावों के मताधिकार बेहद सीमित था। आबादी के केवल 10 से 12% तबके को ही प्रांतीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार दिया गया था, क्योंकि ये लोग टैक्स देते थे। केंद्रीय असेंबली के चुनावों में तो केवल 1% लोगों को ही मताधिकार मिला था। केंद्रीय असेंबली में केवल 1%। विभाजन का एक संभावित विकल्प। मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा सुझाने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा। इस कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। इसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, जिसकी केंद्रीय सरकार काफ़ी कमज़ोर होती है और उसके पास केवल विदेश, रक्षा और संचार का जिम्मा होता। संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। हिंदू बहुल प्रांतों को समूह क, पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांतों को समूह ख और पूर्वोत्तर असम सहित के मुस्लिम बहुल प्रांतों को समूह गो में रखा गया था। प्रांतों के इन खंडों या समूहों को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था। माध्यमिक स्तर की कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ उनके पास ही रहने वाली थी। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। समूह को हो गया आपका हिंदू इलाका, खो हो गया मुस्लिम, और असम वाला भी मुस्लिम हो गया, पूर्वोत्तर गो वाला इलाका। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, मार्च 1946 ये आपका कैबिनेट, ये आपका हो गया आपका कैबिनेट मिशन हो गया। इसमें तीन कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री कौन कौन था? पहला था आपका पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस कौन था? भारत सचिव था। और दूसरा कौन था? दूसरा था आपका स्टेफर्ड क्रिप्स। ये कौन था? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। तीसरा कौन था आपका? एवी अलेक्जेंडर। ये कौन था? नौसेना मंत्री। ये पूछा जाता है। और कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है। और उस समय आपका ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। ये पूछा जाता है। और संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। शुरुआत में सभी प्रमुख पार्टियों ने इस योजना को मान लिया था, लेकिन यह समझौता ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया, क्योंकि सभी पक्षों की इस योजना के बारे में व्याख्या अलग अलग थी।
मुस्लिम लीग की मांग थी कि यह समूहबद्धता अनिवार्य हो, जिसमें समूह खो और गो के पास भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा का समूह चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस कैबिनेट मिशन के इस स्पष्टीकरण से भी संतुष्ट नहीं थी कि शुरुआत में यह समूहबद्धता अनिवार्य होगी, मगर एक बार संविधान बन जाने के बाद उनके पास समूहों से निकलने का अधिकार होगा और बदली हुई परिस्थितियों में नए चुनाव कराए जाएंगे। इस प्रकार आखिरकार कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही नहीं माना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसके बाद विभाजन कमोबेश अपरिहार्य हो गया था। कांग्रेस के ज़्यादातर नेता इसे त्रासद मगर अवश्यंभावी परिणाम मान चुके थे। केवल महात्मा गांधी और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत NWFP के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ही अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। यह आपका इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है और इसको बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी से कहा था, आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। विभाजन के समय में ऐसा कहा था। विभाजन की ओर कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को अमली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का फैसला लिया। पार्टी ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया। उसी दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा, जो कई दिनों तक चला और उसमें कई हजार लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी थी। यह आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। NWFP महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है, सुशीला नायर और अमतुस सालेम के साथ अक्टूबर 1938। खान अब्दुल खान और ये गांधी जी 3 समूहों वाले भारतीय संघ के बारे में कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव 1941। मुस्लिम बहुल इलाके, ये आपका मुस्लिम लीग हो गया। 1941 के हिंदू बहुल इलाके, ये आपका हिंदू बहुल इलाका। राजकुमारों के रियासतें जिनके प्रस्ताव में स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था, ये आपका राजा महाराजा वाला। बिहार में एक आवाज़, महात्मा गांधी जानते थे कि उनकी स्थिति बिहार में एक आवाज़ जैसी है, लेकिन फिर भी वे विभाजन की सोच का विरोध करते रहे। किंतु आज हम कैसे दुखद परिवर्तन देख रहे हैं। मैं फिर वह दिन देखना चाहता हूं जब हिंदू और मुसलमान आपसी सलाह के बिना कोई काम नहीं करेंगे। मैं दिन रात इसी आग में जल रहा हूं कि उस दिन को जल्दी से जल्दी साकार करने के लिए क्या करूं। मुस्लिम लीग से मेरी गुजारिश है कि वे किसी भी भारतीय को अपना शत्रु ना माने। हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही मिट्टी से उपजे हैं, उनका खून एक है, वे एक जैसा भोजन करते हैं, एक ही पानी पीते हैं और एक ही जबान बोलते हैं। प्रार्थना सभा में भाषण 7 सितंबर 1946। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग उठाई है वह पूरी तरह गैर इस्लामिक है और मुझे इसको पापपूर्ण कृत्य कहने में कोई संकोच नहीं है। इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थक है, न कि मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने का।
जो तत्व भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं, वे भारत और इस्लाम दोनों के शत्रु हैं। भले ही मेरी देह के टुकड़े टुकड़े कर दें, परंतु मुझसे ऐसी बात नहीं मनवा सकते जिसे मैं गलत मानता हूँ। हरिजन 26 सितंबर 1946, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। ये आपका पूछा जाता है, हरिजन किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी। कलकत्ता की सड़कें अगस्त 1940, लोहे की छड़ें और लाठियां लिए फसादी, आपको दिखाया गया ये। मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल दो हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने बंगाल के मामले में भी यही सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया। अंकों के खेल में उलझकर पंजाब के बहुत सारे सिख नेता और कांग्रेसी भी इस बात को मान चुके थे कि अब विभाजन अनिवार्य विकृति है जिसे टाला नहीं जा सकता। उनको लगता था कि वे अविभाजित पंजाब में मुसलमानों से घिर जाएंगे और उन्हें मुस्लिम नेताओं के रहम पर जीना पड़ेगा, इसलिए वे भी कमोवेश इस फैसले के हक में थे। बंगाल में भी भद्रलोक बंगाली हिंदुओं का जो तबका सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था, वह मुसलमानों की अस्थायी गुलामी। उनके एक नेता ने यही शब्द कहे थे कि आशंका से भयभीत था। संख्या की दृष्टि से वे कमज़ोर थे, इसलिए उनको लगता था कि प्रांत के विभाजन से ही उनका राजनीतिक प्रभुत्व बना रह सकता है। कानून व्यवस्था का नाश को हम लोग अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये टॉपिक कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनसे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।